दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लीक डिमांड्स फॉर अ कास्ट सेंसस एंड व्हाट हैपेंस नाउ आफ्टर इट्स अप्रूवल के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है। ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत के समाज में कई तरह की विविधता पाई जाती है, जिसमें जातीय विविधता का प्रमुख स्थान है। जाति शब्द स्पेनिश शब्द कास्टा से आया है, जिसका अर्थ है नस्ल या आनुवंशिक समूह। पुर्तगालियों ने इसका उपयोग भारत में जाति को दर्शाने के लिए किया। भारत में समय समय पर राजनीतिज्ञों द्वारा जातिगत जनगणना की मांग उठती रही है। बता दें कि जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देशव्यापी जनसंख्या गणना के दौरान व्यक्तियों की जातिगत पहचान से संबंधित डेटा व्यवस्थित रूप से एकत्र किया जाता है। बीते दिनों भारत सरकार ने विलंबित जनगणना 2021 में जाति गणना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जिससे स्वतंत्रता के बाद बंद हो चुकी एक प्रथा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक मांगों के कारण उठाया गया यह कदम शासन, सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक न्याय के प्रयासों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की संभावना है। इस ऑडियो आर्टिकल में जाति जनगणना से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। ऐसे में सबसे पहले ये सवाल उठता है कि जाति जनगणना की आवश्यकता क्या है। दरअसल जाति जनगणना का उद्देश्य विभिन्न जाति समूहों के सामाजिक आर्थिक वितरण को समझना है, ताकि सामाजिक न्याय, आरक्षण और कल्याण से संबंधित नीतियों को प्रभावी रूप से तैयार किया जा सके। वर्ष 1881 से 1931 तक ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना अभ्यास में जाति गणना एक नियमित प्रक्रिया थी। वर्ष 1941 की जनगणना में भी जातिगत जानकारी एकत्र की गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारण इसे प्रकाशित नहीं किया गया था। लेकिन इसके बाद से सरकार ने जाति जनगणना को विशेष महत्व नहीं दिया। वर्ष 1951 की जनगणना से लेकर अब तक जाति गणना केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए की जाती रही है, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य जाति समूहों पर कोई विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में कई कमियां थी, जिसकी वजह से उसके डेटा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह उल्लेख किया है कि वर्ष 2011 की SECC प्रोफार्मा में नागरिकों को किसी भी जाति का उल्लेख करने की अनुमति दी गई थी, जिससे अत्यधिक और असत्यापित जाति प्रविष्टियों की संख्या सामने आई। इससे डेटा अविश्वसनीय और अव्यावहारिक हो गया। आगामी जाति जनगणना का उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान करना है, ताकि एक अधिक सटीक और समावेशी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। जाति जनगणना एक अपडेटेड डेटा प्रदान करती है, जिससे आरक्षण कोटे और सकारात्मक कार्यवाही कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जाति आंकड़े के अभाव के कारण ओबीसी जनसंख्या का अनुमान स्पष्ट नहीं है। बिहार के वर्ष 2023 की जाति सर्वेक्षण ने पाया कि ओबीसी और ईबीसी राज्य की जनसंख्या का 63% से अधिक हिस्सा बनाते हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जाति डेटा की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, ताकि आरक्षण और सामाजिक कल्याण पर नीति निर्णयों को मार्गदर्शन मिल सके। इसके अलावा विस्तृत डेटा ओबीसी के उपश्रेणीकरण को सक्षम बनाता है, जैसा कि रोहिणी आयोग 2017 ने सिफारिश की थी, ताकि आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही सटीक जाति डेटा से विशेष रूप से राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में हाशिए पर रहने वाले समूहों का बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। लेकिन सवाल है, भारत में जाति जनगणना से संबंधित सरकार की क्या चिंताएं हैं? आलोचकों का कहना है कि जाति जनगणना जातिगत चेतना को गहरा कर सकती है और जाति विहीन समाज की दिशा में काम करने के बजाय विभाजन को वैध बना सकती है। यह सामाजिक विभाजन और पदानुक्रम को और गहरा कर सकता है, जो संविधान द्वारा प्रतिष्ठित बंधुता और समानता के उद्देश्य के विपरीत है। इससे जहां बड़े समूहों को प्रतिनिधित्व से लाभ हो सकता है,
वहीं सूक्ष्म कोटा विभाजन सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा सटीक जाति डेटा वोट बैंक राजनीति को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए नीतियां बनाते हैं। यह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली या उच्च जाति समूहों द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी दर्जे की मांग को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे आरक्षण कोटे पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही यह प्रतिस्पर्धी पिछड़ापन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिसमें विभिन्न समूह लाभों के लिए स्वयं को निम्न दर्जा प्राप्त वर्ग के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जाति जनगणना कराने में कुछ चुनौतियां भी हैं। आइए जानते हैं सटीक जाति जनगणना कराने में क्या चुनौतियां हैं। जाति जनगणना के संचालन में एक प्रमुख चुनौती मानकीकृत जाति कोड सूची का अभाव है। कोई एकीकृत ओबीसी सूची मौजूद नहीं है और केंद्र सरकार की ओबीसी सूची राज्य विशिष्ट विस्तृत सूचियों से भिन्न होती है। गौरतलब है कि SECC 2011 की खुले तौर पर रिपोर्टिंग से 46.7 लाख जाति प्रविष्टियां और 8 करोड़ से अधिक त्रुटियां उत्पन्न हुई, जो ये दर्शाती है कि भारत की हजारों जातियों और उपजातियों को एक सुसंगत और विश्वसनीय तरीके से वर्गीकृत करना कठिन है। इसके अलावा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के कारण उच्च जाति से संबद्धता का दावा कर सकते हैं, जैसा कि औपनिवेशिक जनगणनाओं में देखा गया था, जहां समुदाय क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण या वैश्य के रूप में पहचाने जाते थे। वहीं कुछ व्यक्ति आरक्षण से लाभ प्राप्त करने के लिए गलत तरीके से निचली जातियों से अपनी पहचान जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ उच्च जातियों द्वारा ओबीसी का दर्जा प्राप्त करने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त जातिगत पहचान अक्सर परिवर्तनशील होती है तथा स्वरिपोर्टिंग विभिन्न क्षेत्रों या पीढ़ियों में भिन्न हो सकती है। साथ ही राज्यों में अलग अलग वर्गीकरण से जनगणना और भी जटिल हो जाती है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में मीणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में जाति की संवेदनशीलता को देखते हुए गणनाकर्ता प्रत्यक्ष प्रश्नों से बचते हैं और उपनामों पर आधारित धारणाओं पर विश्वास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रायः गलत प्रविष्टियां हो जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में जाति जनगणना की विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। जाति जनगणना की विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग वर्गीकरणों को ध्यान में रखते हुए गणना की जाने वाली जातियों और समुदायों की सूची बनाई जानी चाहिए। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को इस सूची को अंतिम रूप देने के लिए शिक्षाविदों, जाति समूहों, राजनीतिक दलों एवं जनता से परामर्श करना चाहिए। इसके बिना वर्ष 2011 की जनगणना में देखी गई विसंगतियों के दोहराए जाने का खतरा है। साथ ही डेटा सत्यापन और शिकायत निवारण संबंधी उपाय किए जाने चाहिए। जाति जनगणना की विश्वसनीयता में सुधार के लिए आधार को एकीकृत करने से दोहराव को कम करने व सटीक पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा वर्गीकरण त्रुटियों को कम करने के लिए एक बहुस्तरीय सत्यापन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। विवादों और गलत वर्गीकरणों को हल करने के लिए एक पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा पूरक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सटीक डेटा शॉर्टिंग और विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करना चाहिए। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप अनुभवजन्य डेटा और ऐतिहासिक साक्ष्य का उपयोग करके पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर आरक्षण कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उपवर्गीकृत करना चाहिए। निष्कर्ष: जाति जनगणना भारत के डेटा संचालित शासन में प्रमुख बदलाव का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व व्यवस्था एवं लोगों के कल्याण संबंधी ऐतिहासिक अंतराल को कम करना है। सतत विकास लक्ष्य संख्या 16 या डेटा संचालित शासन को सक्षम करना के अनुरूप मजबूत सुरक्षा उपाय और पारदर्शी निष्पादन इसकी सफलता की कुंजी है। गौरतलब है कि जाति जनगणना को समावेशी विकास के साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि वोट बैंक की राजनीति के रूप में। मौजूदा नीतियों को तर्कसंगत बनाने और सबसे वंचितों को लक्षित करने के लिए इसके डेटा का उपयोग करना चाहिए। इच्छित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए जनगणना डेटा का उपयोग करके कार्यान्वित की गई नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए। हालांकि यह समावेशिता एवं बेहतर नीति निर्माण पर केंद्रित है, लेकिन सटीकता, राजनीतिकरण एवं सामाजिक सद्भाव से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल।
जाति जनगणना सामाजिक न्याय के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है, लेकिन इससे सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिलने का भी जोखिम है। चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।